हाँ जी, कैसे आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आपके 7 PM के क्लास में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपका कांग्रेस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। देखिए, कल मैंने आपको कांग्रेस का चैप्टर शुरू किया था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन हुए थे। आप लोग बोल रहे थे सर सेशन जल्दी खत्म कर दिए, तो उसका रीज़न ये था कि क्वेश्चन काफ़ी थे, तो एक सेशन में कंप्लीट होने वाले थे नहीं। तो वैसे देखिए, जब आप ये क्लास देख रहे हैं तो यानी अब जो है आप अगला क्लास जब देखेंगे तो रक्षाबंधन आपका हो चुका होगा और ये ऑफर अभी भी है। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, आपका SSC कॉम्बो बैच, इफ़ यू कैन वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, तो आप यहाँ पे एक कोड यूज करेंगे जो आपके अरोरा क्लासेस के किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा AC157। ठीक है, अभी जो कॉम्बो बैच है बेटा वो आपका पहले 999 में था, अब जो है 699 में। ठीक है, तो जो भी बैच आपको परचेस करना आप कर सकते हैं। सेशन पे लौटते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, आप लोग कंफर्म कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा, अगर पता है तो आप बता सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर मेल की बात किया जाए, अदरवाइज जनरल में तो आपका WC बनर्जी होगा। अगर फीमेल की बात की जाए तो कौन होगा, आप लोग बता सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। क्या होगा भाई? सरोजिनी नायडू होगा इसका आंसर। और देखिए, सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ चीजें आपको जान लेना चाहिए। और ये काफी एक्टिव महिला थी। साउथ इंडिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में काफी इनका पकड़ था और काफी एक्टिव थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई थी। अगर इनके नाम को देखें तो इनके नाम के ऊपर एक और टाइटल लगता है कि फर्स्ट वुमन गवर्नर। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल यही थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और आपके ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि भाई पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ये भी बनी थी, यही बनी थी। और आपके ये कब बनी थी? 1925 में। ठीक, देखिएगा यहाँ पे सीज अपॉइंटेड उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपकी आज़ादी के बाद जो उत्तर प्रदेश जो है वहाँ का क्या बना दिया गया, उनको गवर्नर बना दिया गया। और वो 2 साल रही, उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1947 में बनी और 2 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो फर्स्ट गवर्नर जो है उत्तर प्रदेश के यही थे। और भारत के पहले जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी पहली वुमन प्रेसिडेंट भी यही थी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा? इसका हिंदी भी तो देख लिया, आप इंग्लिश भी देखे चले कि इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, यानी भाई स्वराज, हमें स्वतंत्र रहना जो है ना, हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हम पैदा लिए हैं तो हम लोग जो है अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे, स्वराज रहेंगे, खुद पे राज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपका जो है बाल गंगाधर तिलक के बारे में पहले जान लेते हैं। आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए, बहुतों का सही है, बहुतों का गलत भी आ रहा है, तो आप लोग देते चलेंगे आंसर सभी लोग। ही लॉन्च द 2 न्यूज़पेपर। अभी मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता रहा हूं, उसके बारे में बताऊंगा। केसरी इन मराठी और मराठा इन इंग्लिश। देखिए, केसरी नाम का इन्होंने मराठी में लॉन्च किया और इंग्लिश में जो लॉन्च किया था आपका न्यूज़पेपर, उसका नाम क्या रखा था? मराठा। तो मराठा न्यूज़पेपर, ये नहीं कहिएगा कि मराठी में, मराठी लैंग्वेज में इन्होंने जो लॉन्च किया वो केसरी था और मराठा जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज द गणपति फेस्टिवल इन 1893 AD और शिवाजी फेस्टिवल 1895। और देखिए इसी के बाद जो है आप देखते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में आपका गणपति फेस्टिवल कितने धूमधाम से मनाया जाता है, गणपति बप्पा मोरिया वाला। ठीक है, स्वराज इज माय बर्थ जो है ये आपको 1916 में इन्होंने बोला था। ठीक है, और इनको एक टाइटल भी दिया गया था लोकमान्य। ठीक है, और ही इज द पार्ट ऑफ ट्रायो लाल बाल पाल। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, लाल बाल पाल का एक ट्रायो था जिसमें 3 व्यक्ति थे, आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके एक कौन बन गए, बिपिन चंद्र पाल। देखिए, लाला लाजपत राय आपके पंजाब के थे, केसरी पंजाब थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ही आपके महाराष्ट्र के थे। उसके बाद पाल यानी बिपिन चंद्र पाल आपके बंगाल से थे। तीनों व्यक्ति गरम दल यानी एक्सट्रीम ग्रुप के थे, यानी अंग्रेजों का विरोध वो शांतिपूर्वक बैठ के धरना प्रदर्शन पे बिलीव नहीं करते थे, बल्कि बिलीव करते थे कि भाई उसको बाइकआउट करो। अगर कोई आपके ब्रिटिश सामान है, अब मान लीजिए ब्रिटिश के आपके कोई सामान है, उसको बाइकआउट करो। देखिए आप लोग को मैंने बताया था हिस्ट्री की शुरुआत करते वक्त, यूरोपियन जब हमारे इंडिया में आए थे उससे पहले क्या स्थिति थी कि जितने भी यूरोपियन थे वो अगर कॉटन वस्त्र अगर यूज करते थे, कॉटन क्लॉथ्स वगैरह यूज करते थे, कहाँ के करते थे? वो आपका करते थे इंडिया के। इसी पे एक यूरोपियन
इसी पे एक यूरोपियन जो आपके थिंकर थे उन्होंने क्या कहा था कि इंडियन जो कपड़े हैं ना हमारे घर तक घुस गए। घर तक घुस गए कि मतलब क्या है कि जो कर्टन लगाते हैं ना, जो हमारे यहाँ पर्दा बोलते हैं, उससे लेके बेडशीट से लेके कपड़े, शरीर पे कपड़े तक हर चीज जो है आपका इंडियन कॉटन का बना होता था। और उसी के बाद जो अंग्रेजों ने ये बात का पूरा कोशिश किया कि भाई हम जो है इसका जो है एक अलग सब्स्टिट्यूट निकालेंगे। और उन्होंने जब उनके यहाँ क्या हुआ, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, आपके जितने भी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो कम हो गया। जब देखिए किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है ना बेटा, तो उसके बाद क्या होता है कि कोई भी सामान सस्ता हो जाता है। अब मान लो ये पेन है, ठीक है, इस पेन को बनाने में मुझे 5 रुपया लगेगा, तो मैं अपना प्रॉफिट ऐड करके ही तो आपको बेचूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 7 में बेच दूंगा, 8 में बेच दूंगा, मुझे 1 रुपया 2 रुपये प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मुझे बनाने में ही 8 रुपया लगेगा तो मैं कम से कम 10 या 12 में बेचूंगा। जैसे कि देखिए हाल फिलहाल में भी क्या चल रहा है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, कल भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं कि भाई यूएसए ने, ट्रंप चचा ने आपके इंडिया पे जो है टैरिफ लगा दिया है, पहले 25 फिर 50 कर दिया है। यानी बात तो देखिए आपके हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम जो सामान जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते थे हम तो 100 रुपए में ही करेंगे। इंडियन का आपके इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम नहीं होगा इनिशियली, लेकिन बाद में कैसे प्रॉब्लम होगा, पहले जो सामान यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से जो आपके जो बेचेंगे वहां पे भी तो कोई बेचने वाला होगा, सेलर होगा। अब वहां पे सेल करने वाले अपना 10 रुपया ऐड करके 110 में बेचते थे। अब यही सामान 100 रुपया में तो बेच रहे हैं, ये इनको 100 रुपया दे रहे हैं, लेकिन इन पे क्या लग गया, 50% का आपका इंपोर्ट टैक्स। अब इस पे 50% जोड़ दीजिए, 55 रुपया और ऐड हो जाएगा, और ये आपका 165 में बिकेगा। तो क्या होगा, इंडियन गुड्स के क्या होंगे, रेट्स बढ़ जाएंगे, और आपका इंडियन गुड्स के मार्केटिंग भी कम हो जाएगा, लोग खरीदना कम पसंद करेंगे। महंगे चीजें वैसे भी लोग नहीं खरीदते, सस्ते मिल जाए तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर सही है, यहां पे देखेंगे मैक्सिमम का सही है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजमूदार, भूपेंद्र नाथ बोस, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर देंगे, आपके पास 10 सेकेंड है। आज ज्यादा कमेंटबाजी नहीं करना है, सभी लोग आंसर देते चलेंगे, फास्ट खत्म करना है, ठीक है। आज का करंट अफेयर क्लास जो है इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ, यानी ये जो आपका अरोरा क्लासेस का कंपार्टमेंट है उसके जस्ट 1-2 घर छोड़ के, अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता ना है, ठीक है। बहुतों को तो इसे ऑलरेडी पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कल रात में लाइट चली गई, और लाइट जाने का एक ये हुआ कि मैं जो है करंट अफेयर का पीपीटी जो है ना प्रॉपर नहीं बना पाया, और फिर क्लास जो है आपका नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर देंगे सभी लोग जल्दी से, बिना किसी देरी के। कांग्रेस लखनऊ सेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की। देखिए इनका हर बार सेशन होते रहता था, ठीक है। आगे हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, बहुतों का सही जवाब है आपका मजबूदार होंगे, आपके अंबिका चंद्र मजबूदार। अगर आपको जो है इसके बारे में अब बताना है, अब कांग्रेस के प्रथम ऐसा अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था, ठीक है। देखिए आप लोग को पता है जब कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ था तो दरअसल वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, बल्कि रिप्रेजेंट किसको करते थे, हायर मिडिल क्लास को। यानी जैसे कि मान लीजिए 2-3 घराना मैं बताता हूं आपको, जैसे टैगोर घराना, बोस घराना, ठीक है। घराना का मतलब क्या, मैं टाइटल बता रहा हूँ, देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, वो भी रिच फैमिली से आते हैं। आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के देख लीजिए, वो भी रिच फैमिलीज का आते हैं। और आपके देख लीजिए नेहरू जी, आपके उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, और नेहरू जी काफ़ी रिच फैमिली से थे, ठीक है। और रिच फैमिली का मतलब क्या है, ये लोग क्या करते थे पहले के, मैं आपको बता रहा हूँ, बात हो रही है जब नरम गरम दल की बात हो रही है ना बेटा, नरम एंड गरम दल की बात हो रही है ना, तो इसमें अंतर क्या है कि नरम दल वाले ऐसे आते थे, अपना कॉपी लेकर आते थे और लिख लेते थे कि हाँ भाई ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन करना, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन करना है, बात खत्म। अंग्रेजों को चिट्ठी लिख देते थे कि सर ना मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, बस हो गया। अब उस बात का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर नहीं दिया तो ठीक है, अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो, यस, रॉन्ग नंबर। बताओ, चलते क्लास में क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, पैसा है नहीं, एक क्रेडिट कार्ड का बिल भरा नहीं जा रहा है, दूसरे क्रेडिट कार्ड बनवा लो,
ठीक है। हे कंपनी तो मेरे पीछे ऐसे पड़ गया था ना, ऐसे लग रहा था कि मुझे अमीर बना के ही मानेंगे। एक कंपनी के नाम एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहता। उसने बोला कि सर आपके ना मैं मतलब 4 लाख के क्रेडिट कार्ड की लिमिट समझते हो ना, 4 लाख के क्रेडिट लिमिट का मैं आपको क्रेडिट कार्ड बना दूंगा। तो मैंने बस ऐसे ही सवाल पूछा था, पक्का बना दोगे? तो फिर सकबका गई लड़की, बोलती सर 2 लाख का तो बन ही जाएगा। मैंने बोला पक्का? तो बोलती हाँ सर मुझे चेक करना। मैंने बोला कंफर्म बताओ, अगर तुम अभी कंफर्म बताओगी 2 लाख का तो मैं अब भी बनवाऊंगा। तो बोलती सर चेक करना पड़ेगा, सिविल स्कोर चेक करना पड़ेगा। मैंने बोला फिर नहीं हुई बात, फिर दोबारा कॉल मत करना, ठीक है। चलिए, उन्होंने तो बोला भाई 4 लाख का मिल जाएगा। अब सोचो 4 लाख अगर मिल गया तो दिक्कत सबसे बड़ा क्या होगा पता है? वो 4 लाख खर्च तो कर लेंगे लेकिन उसे रीपे करने में ना मौत आ जाएगी। चलो भाई, हाँ जी, ये कहाँ पे हुआ था भाई? फैजपुर में। कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था, आपका गांव में। देखिए 15th जो है आपके 50वां सेशन जो हुआ था बेटा, ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका 27 और 28 जो है आपका, अच्छा ईयर नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है, 97 में हुआ था, ठीक है, फैजपुर में, ठीक है। और ये जो है आपका ये एक तालुका है, यावल तालुका ऑफ जलगांव, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र में, ठीक है। और फैजपुर के में आपके जब ये हुआ था 15th सेशन, इसके जो प्रेसिडेंट बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू बने थे। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के नाम मोतीलाल नेहरू है। कभी भी नेहरू बोला जाए तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ नेहरू जी ही होंगे, आपके जवाहरलाल नेहरू ही, इनसे ज़्यादा पॉपुलर आपके मोतीलाल नेहरू रह चुके हैं और उनका काफ़ी जो है वर्चस्व था इंडियन आपको एडवोकेट सिस्टम में। उनके बहुत सारे किस्से हैं, जब कभी मौका मिलेगा तो मैं सुना दूंगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हरिपुरा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में कुछ तो टकरार हुआ था, ठीक है, वो हम देखेंगे। हरिपुरा जो है गुजरात में है। ये सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका जो है 1938 में हुआ था। अब देखिए, जितने भी मैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन बता रहा हूं, सेशंस बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपका आरआरबी, एसएससी के सभी एग्जाम, लगभग आपका एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, और उसके बाद और भी बैंकिंग के कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, बैंकिंग का अब तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो ये नहीं सोचेंगे कि बैंकिंग में जीएस नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन मैंने आपको लोग को बताया था, जो आपका अभी कुछ दिन पहले ही तो बताया था। क्या नोटिफिकेशन था? किसके बारे में बता रहा था मैं? एसबीआई क्लर्क के बारे में। एसबीआई क्लर्क के बारे में जो बताया था ना, वो आपका उसमें आपका 50 नंबर का, भाई 50 नंबर के आसपास है, 50 नंबर का था ना, अब मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है पर उसी के आसपास था। तो जीएस पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये अरोरा क्लासेस पे आप जो चैनल पे आप देख रहे हैं वीडियो, आपके बैंकिंग को लेके आपके आस पड़ोस में काफ़ी चर्चित जो है कंपटीशन है, बहुत सारे कोचिंग कंपनियां हैं, सभी लोग हैं। तो मेरे जानकार में 1-2 स्टूडेंट है जो अरोरा क्लासेस में बैंकिंग तैयारी नहीं करते, कहीं और करते हैं। तो उनको पता है कि भाई मैं जीएस का टीचर हूँ और मैं मेरे पीजी में आके बैठते हैं, मेरे रूम में आके, मतलब मेरे रूम में, ठीक है, 10-10 बच्चा एक टाइम पे बैठे रहते हैं। और उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है जब पूछते हैं ना, सर ये कैसे हुआ था, वो मैं कल ही की बात है, कल शाम की बात है, जब बिजली कटी हुई थी तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो ऐसी चर्चा चल रही थी, हिस्ट्री पे बात आ गई। तो हिस्ट्री पे बात आई तो मैंने ऐसे जस्ट पूछ लिया था कि एक बात बताओ, सभी लोग पढ़ते तो हैं कि पुर्तगाली या फिर यूरोपियन इंडिया में आए थे, ठीक है, ट्रेड करने के लिए आए थे, सब चीज़ करने के लिए आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आए और फिर भारत में राज करना शुरू कर दिए। लेकिन आप लोग बताओ कि भाई क्यों आए थे? मुद्दा तो ये है ना, क्यों आए थे? ऐसा तो हुआ नहीं कि एलिजाबेथ एक दिन सुबह उठी बोली कि चलो इंडिया घूम के आते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जब उनसे पूछा था ना, भाई बोले ये तो हमें पता ही नहीं गया, हमें बस इतना बताया गया कि अब आए थे, तब आए थे, पहले आपके पुर्तगीज आए, फिर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आए, फिर डच आए, फिर ये आए, फिर वो आए। अगर ऐसे ही पढ़ना है तो फिर तो किताब में लिखा है, पढ़ लो। मुझसे ज़्यादा मैं जो चीज़ बताऊंगा ना बेटा, मुझसे ज़्यादा तो किताब में लिखा है, लेकिन कहानियों में पिरो के, ठीक है, वो जो बात होती है ना, धागों में पिरो के जो बताने की बात होती है ना, वही तो चीज़ है। नहीं तो जीएस आपका इतना बड़ा सरदर्द बन जाएगा ना, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की। इसीलिए मैं बोलता हूँ करंट अफेयर की क्लास करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब आप स्टैटिक पढ़ते हो ना, क्योंकि आप बैंक की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, किसी भी करो, ठीक है, खास करके बैंक के स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्या होता है, आपको स्टैटिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब स्टैटिक जब आप पढ़ोगे तो भाई स्टैटिक पढ़ने में सबसे बड़ा पंगा क्या होता है कि अगर आप सीधे स्टैटिक पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, एकदम प्रॉपर रटना पड़ेगा। और अपना क्लास जो होता है करंट अफेयर का, जो सुबह 8 बजे होता है, उसमें क्या खास है कि भाई अपन जो है स्टैटिक पढ़ाते तो हैं, करंट अफेयर के साथ पढ़ाते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आज कोई
एग्जाम्पल के लेके चलते हैं कि आप कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है। अभी जैसे मैंने कुछ दिन बताया था कि असम का एक आपका टाइगर रिजर्व है जो दुनिया में तीसरे नंबर पे है, जो सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी है। अब उसी के साथ मैंने 2-4 टाइगर रिजर्व के बारे में बता दिया, हो गया एस्थेटिक क्लियर। यही तो एस्थेटिक है। अब तुम अलग से वही 3 को पढ़ोगे कि भाई ये आपका अल्नामलाई यहाँ पर है, आपका काजीरंगा यहाँ पर है, ठीक है, जिम कॉर्बेट यहाँ पर है, और ये याद करने लग गए ना तो फिर हो गया, वहीं पे ब्लंडर हो जाएगा। चलिए बैक टू द क्लास, इसका आंसर देंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए हाँ जी, हाँ जी, इसका आंसर मैंने यहां टिक किया था क्या, नहीं किया था, हाँ जी, क्या है, हाँ जी, हरिपुरा का कौन है भाई, आपके सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए आपके यहां पे विवाद नहीं होगा, इसके अगले पे होगा, ठीक है। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। पहले तो वो हरिपुरा में चुने गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां पे जब त्रिपुरा सेशन हुआ था उसमें आपके महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बीच, सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में पहली बार टकरार हुआ। टकरार क्या हुआ देखिए, महात्मा गांधी जी ने अपना एक रिप्रेजेंटेटर, देखिए महात्मा गांधी एक ही बार आपके पूरे जीवन में जो आपके जितने भी हैं, ये अभी चलाओ क्या, मुझे लगा लाइव कर रहे हैं चलिए ठीक है। तो महात्मा गांधी एक ही बार बेलग्राम के जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसी में बने थे अध्यक्ष, लेकिन इसमें उन्होंने क्या करा था कि वो खुद तो इलेक्ट होने के लिए नहीं आए, उसमें इलेक्शन में नहीं शामिल हुए, बल्कि क्या किए, अपने कैंडिडेट एक बना के भेज दिए, पिट्टाभी सीतारमैया, पिट्टाभी सीतारमैया। लेकिन वो भाई साहब कांग्रेस में आपके महात्मा गांधी की इतना इंपॉर्टेंस था, ये सच्चाई है, ठीक है, ये सच्चाई है, ठीक है। और देखेंगे ये सच्चाई है, लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि कांग्रेस में आपके महात्मा गांधी की इतना ज्यादा पकड़ होने के बाद भी पिट्टाभी सीतारमैया जो है हार गए। क्या हो गए, हार गए। और हारने के बाद क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जीते। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट थे और महात्मा गांधी के सपोर्टर थे, उन्होंने क्या किया, बैक टू बैक रिजाइन देना शुरू किया, ठीक है, बैक टू बैक रिजाइन देना शुरू किया। यहां पे देखेंगे आपके लगभग बहुत सारे लोग जो है रिजाइन दे दिए, ठीक है। कहां गया, इस पर मैं लिखा हूं क्या, नहीं लिखा हूं, 13-14 लोग जो है ना आपके रिजाइन दे दिए, ठीक है। और जब रिजाइन दे दिए ना, उसके बाद ये हुआ कि जब रिजाइन दे दिए तो आपके सुभाष चंद्र बोस भी बोले कि अगर ऐसे ही करना है, महात्मा गांधी अगर बाहर रह के भी कांग्रेस के मेरे अध्यक्षता होने के बाद भी मैं प्रेसिडेंट हूं, उसमें अगर इंटरफेयर करेंगे तो फिर जो है आपका हम इस्तीफा दे देंगे। और जो है आपके सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, इस्तीफा दे दिया। और उनके बाद उन्होंने एक संस्था खोली थी, अप्रैल 1939 में आपका अनाउंस किया था। क्या अनाउंस किया था भाई, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो पूछा जाएगा भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1930 अगेन गांधी जी प्रेफर कैंडिडेट पिट्टाभी सीतारमैया। अच्छा एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ओके ओके ठीक है। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन आई थिंक मिस हो गया, कहीं पे यहां पे क्वेश्चन एक मिस हो गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये डिटेल्स जो है ना, ये डिटेल्स कब है कि भाई जब सुभाष चंद्र बोस ने आपका इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, तो उसके बाद कौन बने, आपके राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। चलिए देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है आपका पॉपुलर नेशनल स्लोगन दिए थे, आपका स्लोगन दिए थे जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया भाई, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। चलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ठीक, चलिए चलो हाँ भाई, जितने भी हैं फरहान, अर्श, जो भी बंदे आए हैं सभी लोग, ठीक है, इतना फास्ट कमेंट चल रहा है। हाँ भाई अजिंदर, सभी लोग जल्दी आंसर करो यार, टाइम से आंसर कर दिया करो,
कितना मिनट क्लास हो गया है पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, आधा घंटा ज़्यादा क्लास होगा, ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है, ज़्यादा थोड़ी पढ़ना है जी। चलिए, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों लाहौर सेशन में किया गया था, जो 1929 में हुआ था। आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और इस सेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू जो है आपका प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इस आपका पूर्ण स्वराज को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1930, और 1930 को ही पहली बार झंडा आपका फहराया गया था। और उसके बाद क्या कहा गया कि भाई हम जो है अब आज़ाद हो गए, झंडा फहराया गया पहली बार 1930 में। और 26 जनवरी याद होगा आप लोग को, हम लोग क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, हाँ जी, ये देखिए, नेहरू जी जो है आपके रवि नदी के किनारे जो है, आपके रवि नदी के किनारे जो है कांग्रेस मेंबर के साथ मिलके उन्होंने क्या किया था? अपना झंडा लहराया था, ठीक है। दिसंबर 1929 में जो है तिरंगा जो है, ट्राई कलर फ्लैग जो है आपका क्या किया गया था? इनॉग्रेट किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव और आर्थिक नीति पारित की गई थी? बात हो रहा है फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ भाई, सभी शेर चीते जल्दी आंसर करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक, चलिए जल्दी करिए। देखो, जो भी बच्चा पेड बैच के 4 जून के बच्चे हैं उनको मैं जेंटली इन्फॉर्म कर दूं, वो जो 4 जून का बैच 5 से 6 होता था, वो जो है अब आपका 11 से 12 होगा। क्या होगा भाई? 11 से 12 होगा, ठीक है। ये जो है मेरे तरफ से चेंज नहीं किया गया है, दिस इज चेंज फ्रॉम मैनेजमेंट, जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक है। अब पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी पंजाबी मैं नहीं बोलना सीख गया। अप्पा तो मैं बहुत पहले से बोलना सीख गया। एक गाना वायरल नहीं हुआ था, हाई अप्पा फेर मिलांगे, एक गाना वायरल हुआ था ना, तो भाई मैं भी गाना सुनता हूँ ना, वायरल हुआ तो मैं भी सुना। तो मैंने, मेरी एक दोस्त थी पंजाब की थी, ठीक है, तो मैंने बोला यार अप्पा का मतलब क्या होता है, तुम भी बोलते रहती हो अप्पा मतलब। उसने फिर बताया कि अपन लोग, जैसे हम बोलता ना, जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं बोलता हूँ हम, तो उसी को अप्पा मतलब बोलते हैं हम। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, मैं कंफर्मेशन के लिए 1-2 लोग बैठा रखा हूँ। चलिए इसका आंसर करेंगे भाई। देखिए डिटेल्स देख लेते हैं इसका। देखिए, कांग्रेस जो एडॉप्ट किया था फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, पार्टी ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। जो पार्टी का जो है सोशल इकोनॉमिक और राजनीतिक प्रोग्राम जो है, इसको बढ़ाने के लिए कराची सेशन में, जिसके आपके हेड कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के आयरन मैन, ठीक है। कराची सेशन में इसे एक्सेप्ट किया गया था। चलिए अगला देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? क्या बोल रहे हैं? गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल ऑलवेज रिमेन, ठीक है भाई। गांधी तो मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये बात सही था ना, अभी भी देखो गांधी जी तो अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन गांधीवाद की चर्चा तो होती है बेटा, होती कि नहीं होती है? तो ये चीजें हैं। आप लोग को किस अधिवेशन में कहा गया? तो देखिए, अरे इसका डिटेल्स भाग गया क्या? चलिए तो देखिए, इसका जो है आपको इन विच सेशन जो है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड महात्मा गांधी से गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल ऑलवेज रिमेन। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या कराची अधिवेशन? जल्दी से बताएंगे। I know. In which Indian National Congress session महात्मा गांधी से गांधी may die but Gandhism will always remain? हाँ जी, कब कहे थे भाई? चलिए, बहुतों का सही है, बहुतों का गलत है। ये भाई साहब कराची में जाके बोल दिए थे, कराची सेशन। अब देखिए, कराची लाहौर की बात करते हैं तो कराची भले इस टाइम पे पाकिस्तान में, लेकिन उस टाइम इंडिया में ही था। उस टाइम पाकिस्तान था ही कहाँ यार, ठीक है।
चलिए अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष आपके कौन बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ही बने थे और सबसे कम उम्र के बने थे ये 35 ईयर के। ठीक है, इसे कांग्रेस के 100 बॉय भी कहा जाता है, 100 बॉय भी कहा जाता है कांग्रेस का। ठीक है, ध्यान रखेंगे और ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम वाज मेड स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दिल्ली 1923, आपके 35 साल की एज में बने थे। ठीक है, और ये पहले आपके कौन थे, आपके इंडिया के पहले जो है क्या बने थे भाई, एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव। भाई इंडिया आपके क्विट मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है, भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आ रहा है, चलिए ऐसा ना हो कि ऊपर से चला जाए। चलिए देखिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए नरेंद्र इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपके जवाहरलाल नेहरू ही होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपके 1942 में लाया गया था। महात्मा गांधी जो है आपके सभी ब्रिटिश रूल को जो है बताया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस जो है कमिटी जो है मुंबई में बैठा था और ये रेजुलेशन जो है, देख रहे हो मुंह में फंस गया बात। ठीक है, इतना गंदा फंसा है ना घड़ी बेइज्जती हो जाएगी ऐसे में। अपने फ्लो में जा रहा हूँ, रेजुलेशन जो है ना मेरे मुंह में अपना एक रिएक्शन बना रहा है। चलिए 1942 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया। तो गांधी जी ने तभी उन्होंने एक जो है नारा दिया था, स्लोगन दिया था, डू या डाई, करो या मरो का नारा जो है इसी टाइम पे दिया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज सुबह मैंने मैसेज किया था टेलीग्राम पे कि आज का करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाएगा ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, और गलती से पता नहीं मंडे टू सैटरडे लिखा गया था। ठीक है, 5-6 स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली और 5-6 ने ग्रुप पे मंडे सैटरडे, तो सैटरडे आज क्लास कहाँ हो रही है सर, फ्राइडे है आज क्लास नहीं हो रही है। मतलब मेरे टाइपिंग मिस्टेक तुम लोग इतना मजाक उड़ाओगे, तुम लोग जो आंसर देते हो इतना गलत गलत, उसका क्या। ठीक है, चलो भाई इसका बताएंगे। भारत, अरे ये तो मैंने बता ही दिया ना। चलो हाँ जी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे भारत छोड़ते वक्त। ठीक है, भारत छोड़ते वक्त मतलब भारत जब आजाद हुआ था उस टाइम की बात बोल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे आपके कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसकी बात हो रही है। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा भाई, जेबी कृपलानी होगा ना, जेबी कृपलानी। ठीक है, अगला देखेंगे, स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले अधिवेशन का मतलब ये नहीं कि 1885 समझ लेना, बात हो रही है आजादी के बाद, 1948 की बात हो रही है, उस समय कौन था। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर पिटाभी सीतारमैया, वही व्यक्ति जो आपके सुभाष चंद्र के बोस के खिलाफ गांधी जी के आपके रिप्रेजेंटेटिव थे। चलो आगे बढ़ेंगे, और अगला जो है आपका रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर है। और आज की क्लास आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म हो गया। कल से हम लोग जो है जितने मूवमेंट हुए हैं उसके बेस्ट पे एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको कोई डाउट ना हो, अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी हम डिस्कस डाउट के बारे में मंडे क्लास में करेंगे। आज की क्लास में देखो आपको ये मैं बता दूं, AC157 ऑलवेज यूज दिस कोड इफ यू वांट टू एनी कोर्स परचेज फ्रॉम अरोरा क्लासेस। और अभी जो SSC कॉम्बो बैच है 999 में, वो आपका 699 में हो गया है। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन द क्लास। ये आपका कल तक ही ऑफर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, आप जो है टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा, भाई ये कोर्स कैसे परचेस करना है, अगर कोई डाउट होता है। बाकी आप लोग काफ़ी टैलेंटेड है, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे मंडे को ही मिलेंगे ना, क्योंकि कल तो होगी नहीं क्लास, रक्षाबंधन है, तुम लोग आ भी नहीं पाओगे और मैं भी नहीं आना चाहता हूँ, इसीलिए क्लास बंद रहेगा। और संडे को भी नहीं होगा इस बार, कोई संडे उनडे क्लास नहीं होगा इस बार। 2 दिन का गैप है, खूब मौज करो, खूब रिवीजन करो, नोट्स जो भी बचा है सब बना डालो। मिलते हैं मंडे में, धन्यवाद।